भाई केसीआर पर रेल चलाना ख्वाब देखना है। अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई भी छुट्टियां नहीं है। हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात कर लेते हैं कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। कराची का इलाका है शेर शाह पराचा चौक, जहाँ पर निजी बैंक की इमारत में आज धमाका हुआ और बताया ये जा रहा है कि नाले के ऊपर ये इमारत बनी हुई थी और नाले में गैस भर जाने के बायस ये धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों में से भी बेशतर अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। कुछ देर पहले वज़ीर सेहत से नजरा पेचोहो मीडिया से बात कर रही थी और उनकी जानिब से बताया गया कि एक ज़ख्मी ऐसा है जिसको वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया क्योंकि उनके जो लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे। और एक ज़ख्मी ऐसा है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा बाकी ज़ख्मी भी जो हैं उनको काफ़ी गहरे ज़ख्म आए हैं। उस इमारत की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो मकामी लोग मौजूद थे उन्होंने हमारे नुमाइंदे को ही बताया कि कुछ अर्सा पहले भी एक धमाका हुआ था, लेकिन वो बहुत मामूली नौयत का था और उसको इतना सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन आज जो धमाका हुआ उसने तो तबाही मचा दी। और ये भी बताया जा रहा है कि ये बैंक की जो ये ब्रांच है ये कुछ दिन के बाद यहाँ से मुंतकिल होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही ये वाक़या पेश आया और बेशतर अफराद जाँ बहक हुए। और जाँ बहक होने वालों में जो MNA हैं आलमगीर खान साहब, उनके वालिद दिलावर खान भी जाँ बहक हुए हैं। उनका शोरूम था पास ही, वो बैंक गए और वहाँ पर उस टाइम धमाका हो गया। और इस वक्त जो जाए वक़ुआ की सूरत हाल है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन हैवी मशीनरी से मलबा उठाने का काम जारी है। लगारी साहब, बताया तो यही जा रहा है कि ज़रा नाले के ऊपर बनी हुई थी ये इमारत। पहली बात तो ये कि नाले के ऊपर इमारत बनी थी, ये तो ऑब्वियसली एक डेंजरस सी बात है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कोई एक इमारत तो नहीं है, इस तरह की तो पता नहीं कितनी इमारतें बनी होंगी जो गैर कानूनी तौर पर नालों के ऊपर या कहीं और बनी होंगी। कभी भी किसी भी वक्त इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। देखें, आपने लियारी नदी में आबादियाँ जो हैं वो ख़त्म की थी। अब बाकी जो नाले हैं, बड़े नाले, औरंगी नाला है, गुजर नाला है और दीगर नाले जो हैं उनके ऊपर से आपको ये इंक्रोचमेंट हटानी है, वो आप उस प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हैं। एक ऐसी इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो ये तयन करे, पहली तो ये कि रिमूव करना है इन ऑल कंडीशंस जो भी इंक्रोचमेंट है पानी की गुजरगाहों के ऊपर, उनको हर सूरत में हटा दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये किया जाए कि नाले के ऊपर कोई अलाटमेंट थी, कोई लीज थी, कैसे ये इमारतें बन गई हैं, जो भी इसमें ज़िम्मेदार है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। फिर यहाँ पर कोई जो कुदरती गैस की हमारे अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है उसकी कोई पाइपलाइन वहाँ मौजूद नहीं है। ये जो है नाले के अंदर कोई गैस भर गई थी जो अचानक ब्लास्ट हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया है और ये वाक़या जो है पहले भी हुआ था, एक छोटी नौयत का धमाका हुआ था जी, उसको तवज्जो नहीं दी गई जैसे आपने बताया है। लेकिन ये एक दूसरा बड़ा वाक़या है और इस बड़े वाक़े के अंदर कैजुअलिटीज़ हुई हैं। 1 दर्जन भर हमारे मुल्क के शहर के शहरी जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और तकलीफ़ दे बात है। और दिलावर खान जी जो हैं वो आलमगीर खान के वालिद जो हैं वो हुए हैं। तो एक वैसे भी अगर उनके वालिद के अलावा भी जो लोग हैं, एक एक जान कीमती है। वो जान, हर जान जो है उसका अपना एक पूरे ख़ानदान है और पूरे ख़ानदान के उस पर असरात पड़ते हैं जब किसी का इंतकाल। और ज़ख्मियों का भी, ज़ख्मी जो हैं जो जिस कंडीशन में होंगे तो उनके वर्सा का, उनके अजीज़ों का, उनके ख़ानदान के लोगों का क्या हालत होगी। हमें तमाम चीज़ों को ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए कि किस तरह के हादसात होते हैं, क्यों कर वो हादसात होते हैं, ऐसे हादसात का पस मंज़र क्या होता है और गैस किस तरह जमा होती है, ये लोगों को समझाना पड़ेगा। लोग इस पर सवाल करेंगे आपसे और मीडिया से भी सवाल करेंगे और अथॉरिटीज़ से भी ये सवाल करेंगे जो इसको धमाका गैस का करार दे रहे हैं। वो भी ज़रूर इसका जवाब देंगे, वजाहत देंगे कि नाले के अंदर कैसे गैस जमा हो सकती है जो आग पकड़ ले और फिर इस तरह से बड़ा धमाका हो जाए और कैजुअलिटीज़ हैं। बहरहाल ये सवाल तो उठेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक तकलीफ़ दे वाक़या है और उसके अंदर जो कैजुअलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा तकलीफ़ दे हैं और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत दे और कोई भी
मज़ीद कैजुअल्टी ना हो, और जो हो चुके हैं हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। बहुत ही तकलीफ दे बात है। अच्छा लगाई साहब, रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूर मैं चाहूँगी कि हम तारीफ़ करें, क्योंकि रेस्क्यू का अमला बर वक्त वहाँ पे पहुँचा और जितने भी ज़ख्मी थे या जो जाँबाहक अफराद थे उनको बड़ी तेज़ी से अस्पताल की जानिब मुंतकिल किया गया और उसके बाद पुलिस भी वहाँ पर बर वक्त पहुँच गई। तो ये बिल्कुल ऐसा हुआ, आनन फानन ये हुआ कि वाक़या हुआ। वाक़े के अंदर पहले तो ये बताया जा रहा था कि एक जो है कैजुअलिटी है और एक शख्स का इंतकाल हुआ है, फिर कैजुअलिटीज़ बढ़ती चली गई। इस दौरान में रेस्क्यू का ऑपरेशन भी शुरू हो चुका था और रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी महारत से किया गया और उसमें जो जाँबाहक होने वाले अफराद हैं उनको जल्द वो किया गया और फिर जो ज़ख्मी थे उनको फौरी तौर पर शिफ्ट किया गया। अब्बासी शहीद अस्पताल जो है उसकी तरफ शिफ्ट करना जो है उसको देखभाल करना चाहिए, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर तो एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पर फौरी रेस्क्यू हो सकता है। अब्बासी शहीद में जो है वो अभी बड़े मसाइल मौजूद हैं, तो ज़ख्मी जो वहाँ गए अल्लाह उनकी खैरियत करे, अल्लाह करे वो बिल्कुल ठीक हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं। डॉक्टरों को भी तवज्जो देनी चाहिए, वहाँ पर जो मसाइल हैं उनको भी हल करना चाहिए। अब्बासी शहीद एक ज़माने में ऐसा बड़ा अस्पताल हुआ करता था कि लोग प्रेफर करते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह बजाय अब्बासी शहीद अस्पताल जाएँ, और बिल्कुल ऐसा होता था। अच्छा, अभी भी इज़रा पिछोर साहिबा जब बात करी थी तो वो तारीफ़ करी थी ट्रॉमा सेंटर की, वो तारीफ़ करी थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने ज़ख्मी लाए गए, वो कही थी डॉक्टर्स की, स्टाफ की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी कि उन्होंने फौरी तौर पर सबको ट्रीट किया। नहीं, वहाँ पर डॉक्टर साबिर मेमन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले डॉक्टर हैं जो इसको ट्रामा सेंटर को होल्ड करते हैं, और ट्रामा सेंटर में उनका इंतज़ाम इतना परफेक्ट है। आप इंटरनेशनल लेवल का वो ट्रामा सेंटर है, वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसके अंदर जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, जिस तरह से वहाँ ट्रीटमेंट होती है, मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है, आप जिनके बारे में हमें मेडिकल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हम तवक्को नहीं कर सकते हैं, और कोई एक रुपया भी नहीं लिया जाता है। और ट्रामा सेंटर के अंदर जो कुछ भी होता है वहाँ पर इस तरह का कोई वो नहीं है, काउंटर भी नहीं है जहाँ से लोगों से कैश लिया जाता हो। वो सब इलाज मुफ्त होता है, और ये सब कुछ सिंध गवर्नमेंट ने किया है और जिन्हें अपना सिविल अस्पताल से ये मिला हुआ है, और ये एक बड़ी चीज़ है। मेरे ख्याल में इस तरह से जो दीगर अस्पताल हैं शहर में, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद है, सिंध गवर्नमेंट का अस्पताल न्यू कराची में है, सिंध गवर्नमेंट का अस्पताल ये अब्बासी शहीद अस्पताल है, या अब्बासी शहीद अस्पताल शहरी हुकूमत के पास है या KMC के पास है, तब भी तमाम अस्पतालों पर तवज्जो दी जानी चाहिए जहाँ मरीज़ों को बेहतर तिबी सहूलतें मैसर हो सकें। अच्छा लगारी साहब, बताया वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो ये बताते हैं कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक छोटी नोयत का धमाका हुआ था, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया गया। यानी हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई बड़ा वाक़या पेश आए, ज़्यादा नुकसान हो, उसके बाद मसला ये है कि रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर रिपोर्ट हुआ होता, अगर ये इस तरह की चीज़ बताई गई होती और मीडिया में ये बात आई हुई होती कि इस तरह की सूरत हाल है और कोई धमाका हुआ है, कम से कम मेरी हद तक मैंने नहीं ऐसा सुना है कि कोई वहाँ पर कोई और धमाका हुआ था। अगर धमाका हुआ था तो मीडिया में रिपोर्ट होना चाहिए था, वो इदारों के पास जाना चाहिए था, और जो इदारे, मैं फिर ये कहता हूँ कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया हुआ है, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, हम रोज़ाना जो है वो KCR कराची सर्कुलर रेलवे सुनते हैं। भाई KCR पर रेल चलाना ख्वाब देखना है, वहाँ पर इतनी इंक्रोचमेंट हो चुकी है, बड़े बड़े चीज़ें बन गई हैं, वहाँ पर उनको हटाया ही नहीं जा सकता है। फिर KCR का क्यों इतना बड़ा झगड़ा किया जाता है? ये नाले जो हैं ये साफ़ नहीं हो रहे हैं, एक उरंगी नाले में जाकर किया जाता है, ये जो नाला था या गुजर नाले में जाकर किया जाता है, इंक्रोचमेंट को हटाया जाता है, यहाँ पर हटाएं। यहाँ पर जो ये जो शेरशाह के करीब नाला गुजरता है और फिर ये कि ये जा रहा है समंदर की तरफ, तो आप अपने समंदर को ख़राब कर रहे हैं। आप इन नालों की दरमियान में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, उसका नतीजा ये है कि आपकी हर चीज़ ख़तरे में है। जो इनको अच्छा फिर अलाट भी कर दिए गए कि जनाब लोग जो हैं वो रहने भी लग गए, वहाँ बैंकों ने भी अपने दफातर खोल लिए, वहाँ इस तरह के काम हो गए। मैं समझता हूँ कि जहाँ कानून ज़ाब्ता साथ ना देता हो वहाँ पर इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। आप तो रेगुलाइज्ड इलाकों की इमारतों को गिराने का काम कर रहे हैं, जो इरेगुलाइज्ड है उनको क्या करेंगे, जो नालों पर बने हुए हैं उनका क्या करेंगे? तो आपको गिराने का अमल करना है, एक क्रॉस द बोर्ड करें, और जो कुछ भी इलीगल चीज़ हुई है, जो नाला है, जो पार्क है, जो स्कूल का ग्राउंड है, या वैसे ही जो खेलों का मैदान थे,
वहाँ तो सब कुछ हो चुका है, इंक्रोचमेंट हो चुके हैं, उस तरफ कोई नहीं जा रहा है, तवज्जो भी नहीं दी जा रही। सही। अच्छा लगाई साहब, बताया जा रहा है कि ये ब्रांच शिफ्ट होने वाली थी, दूसरी जगह पर इमारत भी तामीर हो गई थी, सारा बंदोबस्त भी हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से ज़ाहिर जिन्होंने जाना था उनकी मौत यहीं पर लिखी थी। लेकिन अब जिम्मेदारी किस पर जाएगी इसकी, क्योंकि इंक्वायरी तो होगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं हादसाती तौर पर हुआ ये जो भी हुआ है। तो हादसे की जिम्मेदारी हादसे पर ही होगी और किस पर होगी, यानी हम तो वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से इस नाले के ऊपर तामीरात का आगाज़ हुआ है। तामीरात की इजाज़त देने वाला कौन था, उसको अलाट करने वाला कौन था, उसकी लीज करने वाला कौन था, तामीरात करने वाला कौन था, जिसने उसको बनवाया वो कौन था। अगर सारे हमारे मुल्क में ये सब कुछ होता ही नहीं है, अल्टीमेट जो शख्स आकर उस जगह पर किराएदार हुआ उससे आकर पूछे जाएंगे, जो मारे गए उनके बारे में सवाल होगा, ये यहाँ क्यों आ गए थे। सवाल ये होगा कि हम ब्लेम करते हैं विक्टिम को। हम ऑलवेज यही काम करते हैं कि विक्टिम जो है, जो इस दुनिया से चला गया है, वो अपनी गलती से नहीं चला गया है। उसमें सैकड़ों नहीं तो दर्जनों लोगों की गलतियां होंगी, लेकिन चला वो गया है। उस बेचारे का ये ट्रांसफर हुआ है, 4 दिन हुए, 8 दिन हुए, 1 महीना हुआ, 2 महीने, वो यहाँ पर पहुंचा है तो निशाना बन गया है। अगर यहाँ ट्रांसफर ना होता तो निशाना ना बनता, जाहिर है। तो हम इन चीज़ों को नहीं देख रहे होते हैं। हम आकर आखिरी विक्टिम पर ब्लेम कर देते हैं, यहाँ क्यों आया था भाई, यहाँ आया था, उसका अपना मसला था, आपने ये सब कुछ बनने क्यों दिया था। एक चीज़ की भी शुरू से लेकर आखिर तक इंक्वायरी हो और चीज़ों को ठीक करने का अमल शुरू किया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन नहीं है। हमारी इंटेंशन जो है वो देखना ये है हर जगह पर कि और माल खरा कहाँ से हो सकता है, बस ये देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगाई साहब, कुछ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ज़ाहिर बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात, लेकिन जो एक बात है जिसके ऊपर उनको तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि मुल्क की जो बदहाली के ज़िम्मेदार हैं वो भुट्टो और शरीफ ख़ानदान हैं। वो ये कहते हैं कि वो सियासत नहीं बल्कि ख़ानदानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि वज़ीर-ए-आज़म का ये माइंड सेट क्यों है, कैसा है, किस लिए है, किसने बनाया है, क्या चीज़ की है, उनको हकीकतों का पता ही नहीं होता है, बिल्कुल नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान की हकीकत क्या है। वो नहीं सुन रहे हैं, वो जो कुछ कहा है अपनी तरदीद करने के बावजूद, जो को FBI के साबिक चेयरमैन ने कहा, वो उनको नहीं सुनाई देता है। हमारे ऊपर क़यामतें किस तरह के सर पर मंडला रही हैं उनको नज़र नहीं आता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो हम हर चीज़ से महरूम हो जाएंगे, कोई चीज़ नहीं होगी, आप पर सैंक्शंस लग सकती हैं। अल्लाह ना करे ये इमरान खान के दौर में हुआ है, या नवाज शरीफ के दौर में है, या पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है, या किसी जनरल मुशर्रफ के दौर में है, या उससे पहले हुआ है, ये इनके दौर में हुआ है। ये सारी क़यामतें जो टूट रही हैं वो इनके दौर में टूट रही हैं। महंगाई इस शरह पर चली गई है, महंगाई हमने माजी में भी देखी थी, लेकिन ये जो महंगाई है इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिर इसके बाद लोगों का बेरोज़गार होना, कुछ लोग अपने हालात से बेरोजगार हुए। इन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां दी, इन्होंने 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया है। आमदन हकीकी तौर पर बिल्कुल इन्होंने लोगों से रोजगार छीना है, और छीनने के बाद ये इल्ज़ाम लगाएंगे उनके ऊपर। भाई लोग ये कह रहे हैं, अब उनकी ये किस्मत ये है लोगों की, लोग बेचारे कह रहे हैं। हम कहीं कहते कि वो नेक पाक थे, बड़े शरीफ थे, बड़े ज़बरदस्त लोग थे, अच्छी हुकूमत करते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वो अच्छे थे। भाई हम बचे हुए तो थे, हमारी जान तो अजाब में नहीं थी, हम बच्चों को खाना तो खिला पाते थे। रोजाना एक बड़ी तादाद लाखों इंसानों की गुर्बत की लकीर से नीचे गिर जाती है। ये है इस मुल्क का हाल। लोग अपने मकान का किराया नहीं दे सकते, लोग बच्चों के लिए राशन नहीं खरीद सकते, लोग बच्चों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नहीं खरीद सकते, लोग बच्चों को दूध नहीं पिला सकते। ये सारा कुछ इस दौर के कमाल है भाई। लेकिन जनाब इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के कमाल हैं जिसने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया है। लगाई साहब, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने जो ये वाली बात की है कि ये दोनों खानदानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं, ये तो बज़ाहिर सच लगती है ना। नहीं, खानदानी निज़ाम को आपने गाली क्यों बना दिया? खानदानी निज़ाम दुनिया में और कहीं नहीं चलता है। मैं चलाऊँ आपको सैकड़ों मिसालें देना शुरू कर दूँ। टोनी बेन थे, एक वजीर थे 60s और 70s में, जेम्स कैलाहन और हेराल्ड विल्सन के साथ। उनके वालिद भी वजीर थे जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। उनके बेटे हिलरी क्लिंटन अपना
बहन जो हैं वो भी वजीर थे उसकी अपना टोनी ब्लेयर की हुकूमत में। तो ये ख़ानदान दर ख़ानदान चलते हैं। बुश थे, सदर थे, उनके बेटे बुश वो एक मरतबा बने थे, ये 2 मरतबा उनके बाद बेटे बने। हिलेरी क्लिंटन जो है वो उनने सदारत का इलेक्शन लड़ा, 2 बार मुद्दत उन्होंने सदारत की, फिर उनकी बीवी आकर वजीर खारजा बनी। ये क्या बात है? आप इस तरह क्यों करते हैं कि जनाब ये ख़ानदानी निज़ाम आ रहा है, बादशाहत आ रही है। अमलन बादशाहतें दुनिया में मौजूद हैं और गवर्नेंस हो रही है। आपका ये कहना कि जमहूरी लोगों को मुंतखब करने का ये अख्तियार जो है वो लोग मुंतखब करते हैं। आपको ख़ानदान के साथ झगड़ा हो सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर मियाँ नवाज शरीफ की बेटी आकर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहे तो इसमें क्या मसला है। और अगर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा आकर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहे तो उसमें क्या एतराज़ हो सकता है। पार्टी में कोई और ऐसा मौजूद होंगे तो आ जाएंगे। इस तरह नहीं हुआ है क्या? नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद फिर गांधी खानदान के या नेहरू खानदान के लोग नहीं आए, फिर मनमोहन सिंह आए। यहाँ भी इस तरह का प्रोसेस है, फिर और लोग भी आ सकते हैं, लेकिन लोग आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम यूनिक मिसाल कायम कर रहे हैं और इसको हम विक्टिम वो बना जाए, निशाना बनाते हैं जनाब खानदानी निज़ाम। भाई आपका खानदान का अगर निज़ाम नहीं कायम हो सका है तो ये आपका इशू है। आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते हैं तो ये आपका इशू है। आपके बच्चों ने पाकिस्तान की जो है वो किस हैसियत में वहाँ पर रहते हैं वो आपको मालूम होगा, आपका पता होगा। हमें इस चीज़ का पता नहीं, हम उसमें पढ़ना भी नहीं चाहते। उनकी आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, आपकी ख़ानदान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी है और वो आपकी एक मुतलका खातून के साथ रहते हैं तो रहने, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है। ये क्या चीज़ होती है कि जनाब ख़ानदानी रियासत बनाना चाहते हैं? भाई जमहूरी अमल के जरिए होता है ना, इलेक्शन के जरिए होता है। ठीक। अच्छा, वज़ीर आज़म ने बीजेपी के हवाले से बात की। उन्होंने बीजेपी की हुकूमत को खित्ते के लिए खतरा करार दिया और वो ये कहते हैं कि उनको ये डर है कि बीजेपी की मौजूदगी में कहीं एटमी जंग न छिड़ जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। ये बात सही है कि बीजेपी एक इंतहा पसंद हुकूमत है, वहाँ लॉजिक, मंतक, अखलाकियात, हर चीज़ का जनाजा उठ चुका है इंडिया के अंदर। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो महफूज रहा हो। हम मजहबी हम आंगी थी एक ज़माने में, मजहबी हम वो जो रवादारी थी एक ज़माने में, ये था। उसके बावजूद भी इस तरह के वाक़यात होते थे, हिंदू मुस्लिम फसादात होते थे, कभी मुस्लिम कुछ फसादात होते थे। इस तरह के वाक़यात माजी में इक्का दुक्का होते थे। रोज़ का मामूल हो गया है कि जनाब तार कर निशाना बना कर और डायरेक्ट जाकर पॉइंट आउट करके लोगों को कि ये मुसलमान है तो क्यों है, ये जो है वो अगर क्रिश्चियन है तो क्यों है, अगर ये दलित है तो क्यों है, अगर ये किसी और मज़हब को मानने वाला है क्रिश्चियन है तो क्यों है। इस तरह के लोगों को विक्टिम बनाया जा रहा है, इसलिए कि इंडिया के अंदर खराबी की बुनियाद जो है वो राष्ट्रीय सेवक संघ के अंदर रखी हुई है, वो जन संघ के अंदर रखी हुई है, वो ये सेवाग जो हैं ये उनके अंदर रखी हुई है, ये महासभाई जो हैं इनके अंदर रखी हुई है, शिवसेना के अंदर रखी हुई है। ये सारी की सारी बुराइयां मिलकर एक शख्स के अंदर ज़ात में जमा हो गई हैं, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो जमा हो गई है उसके अंदर। वो तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो नरेंद्र मोदी है और उसने इंडिया का चेहरा मसख करके रख दिया है। अब वो सेकुलर इंडिया नहीं रहा है, अब एक वो रोशन ख्याल इंडिया नहीं रहा है। इसके दौर में जो सनती तरक्की हो रही है उसकी बुनियाद भी मनमोहन सिंह रख कर गए थे। ये इनको कोई कमाल नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आर्जी साबित होगी। जब ह्यूमन डिजास्टर हो सकता है, खुदा ना करे तो फिर आप कहाँ जाएंगे यार। ठीक है, चलें ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात कर लेंगे इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का गैर मामूली इजलास कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है। क्या होगा इस इजलास में, इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हात हैं। 40 साल के बाद OIC का गैर मामूली इजलास जा रहा है इस्लामाबाद में और मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है और इस इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। लगाई साहब, क्या कहेंगे आप इस इजलास के हवाले से? देखिए, हम अफ़गानिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं हमने कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हम 40 साल से ज़्यादा अरसे से मुसलसल अफ़गानिस्तान के पीछे हम कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ दिया जा रहे हैं। हमने अपने लोगों की कुर्बानियाँ दी, हमने जानो माल की कुर्बानियाँ दी, हमने 35 लाख से ज़्यादा अफ़गानों की मेज़बानी की, हमने अपने मुल्क को जो है
अफ़गानिस्तान की वजह से, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से अपने मुल्क को, वो हमारे मुल्क के अंदर जंग पहुंची, हमारे अपने लोग शहीद हुए, हमारे 60-70 हज़ार लोग जो हैं वो इन अफ़गानों की सबब हमारे लोग जांबाक हुए। आखिरी कोशिश के तौर पर हमने उनके मुआशी और इक़्तिसादी बहरान के मसले पर हमने फिर यहाँ दुनिया भर के इस्लामी दुनिया की जो है वज़राए ख़ारजा को यहाँ बुलाया है कि भाई उनके मुआशी और इक़्तिसादी मसाइल की तरफ देखें। अफ़गानिस्तान हमारे लिए हमेशा से मसाइल का सबब रहा है इस जोग्राफ़ी में, क़याम पाकिस्तान से पहले भी और बाद में भी। ये वाहिद मुल्क था इस्लामी दुनिया ने जिसने हमें तस्लीम नहीं किया था। अच्छा। और इस मुल्क ने बहुत बाद में जाकर हमें तस्लीम किया। इसकी वजह से हम बहुत अरसे से मसाइल का, हमारी सारी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा अरसा अफ़गानों के मुश्किलात, अफ़गानों की तरफ से मुश्किलात का सामना रहा। हमें ये अफ़गानिस्तान के हुक्मरान ही थे जो हमारे मुल्क के अंदर अलहदगी की बातें किया करते थे, और यही हुक्मरान अफ़गानिस्तान के हुक्मरान थे जो हमारे लिए अजाब बने हुए थे। या सरदार दाऊद और उससे पहले ज़ाहिर शाह, उन्होंने परवरिश की थी कि यहाँ पर कोई अलहदगी की तारीख पाकिस्तान के अंदर इस तरह की तहरीकों की जो है वो सरपरस्ती भी करते रहे और कहते रहे कि जनाब ये एक लाइन है, आप उधर रह जाओ, यानी हमारे ही मुल्क को तकसीम करने की बातें करते थे। लेकिन हमने 40 साल से उनके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। काश अफ़गानी हमारी इन कुर्बानियों के बारे में भी कोई अंदाज़ा लगाएं। आप किसी का हुक्मरान से बात करें, करज़ाई से बात करें, आप उससे पहले जो थे अपना अशरफ गनी से बात करें, फिर करज़ाई से बात करें, फिर उनसे छोड़ दें जिनकी हमने परवरिश की, जिनको हमने पाला, उनकी बात करें। क्या कहते हैं हमारे बारे में, जो भी साबिक़ हुक्मरान रहे हैं या जो भी शुमाली इत्तेहाद वाले हमारे बारे में क्या कहते हैं, बाकी जो तंजीमें थी मुजाहिदीन की वो हमारे बारे में क्या कहती हैं। अब मौजूदा तालिबान जो हैं, क्या वो इन तालिबान से अपना कता ताल्लुक तैयार करने को तैयार हैं जो पाकिस्तान के लिए एक अरसे तक अजाब बने रहे हैं। हमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और हमें भी कुछ अमान चाहिए है, हमें भी अपने गुनाहों का कफ़ारा चाहिए। हम ज़रूर चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान में मईशत बहाल हो, हम ज़रूर चाहेंगे कि उनकी रुकी हुई इमदाद वापस है। हम इस्लामी वज़राए ख़ारजा से ये ज़रूर चाहेंगे कि वो अफ़गानिस्तान की सरपरस्ती करें और अफ़गानिस्तान के मसाइल हल करने में उनकी मदद करें। लेकिन हमें भी अपने लोगों की भी मदद करनी है, हमें अपने बारे में भी सोचना है, ये ज़रूर देखना। बिल्कुल। चलिए लगाई साहब, फाइनली बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं कल खैबर पख्तूनख्वा में, और 26 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो अब लग रहा है आपको कि निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल हो जाएंगे? इलेक्शन हो रहे हैं, अख्तियारात की मुंतकली के बारे में तो हम देखेंगे कि उनका है क्या। वो ऑर्डिनेंसेस किए गए या कानून पास किए गए, उनको देखने के बाद ही अंदाज़ा होगा क्या डिवोलेशन ऑफ द पावर हुई है या नहीं हुई है। क्या वहाँ पर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजलास हुआ या नहीं हुआ। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ने क्या रिसोर्सेज को नीचे शिफ्ट किया या नहीं किया। क्या वो जो मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स हैं और मुख्तलिफ शहरों के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के चेयरमैन हैं या सिटी की जो काउंसिलें हैं, कॉरपोरेशनें हैं, या उनकी जो कमेटियाँ हैं, उनके जो चेयरमैन्स हैं, उनको अख्तियारात जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ये सारा कुछ हमें देखना है कि ये निज़ाम आगे कैसे फलता फूलता है। उन्होंने अपने यहाँ कोई चीज़ बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए डिलीवर नहीं की है। हम ख्वाहिश करते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा हो कि बल्दियाती निज़ाम की तरफ, थर्ड टियर की तरफ रिसोर्सेज को और अख्तियारात को मुंतकिल होना चाहिए। इसमें किसी का कोई वो नहीं है। लेकिन क्या ये हुकूमत करती है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऐसा करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है। लगाई साहब, डेरा इस्माइल खान में अफसोसनाक वाक़या पेश है। सिटी मेयर के उम्मीदवार उमर खिताब शेरानी कत्ल कर दिए गए। अभी तक पता नहीं चल सका किसने कत्ल किया। नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई और उनका कत्ल हो गया। अब DI खान में सिटी मेयर के जो इंतखाब हैं वो 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। जाहिर है एक उम्मीदवार के कत्ल हो जाने से इंतखाब तो वैसे ही नहीं हो सकते थे। जब भी किसी न किसी उम्मीदवार का, वो किसी भी सतह पर हो, अगर उसका वो हो जाता है कुदरती तौर पर इंतकाल हो जाए या बीमारी में इंतकाल हो जाए या वो खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया जाए, जैसे अभी ये वाक़या हुआ है, तो फिर इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं। ये अफसोसनाक वाक़या है, बहुत तकलीफ़ दे वाक़या है, और इसका ज़रूर पता चलाना चाहिए कि एक सियासी पार्टी के एक अहम रहनुमा को किस तरह कत्ल किया गया, ANP के रहनुमा को क्यों कर निशाना बनाया गया, ये ज़रूर देखना चाहिए। वैसे डेरा इस्माइल खान जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है, और अब भी इसका किरदार बहुत अहम होगा। जो भी यहाँ से बराह रास्त और गैर मशकूक
अनइंजीनियर्ड और नॉन मैनिपुलेटेड अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो फिर रज़ा इस्माइल खान का इलेक्शन एक वो सिंबल होगा कि आगे मुल्क में क्या होने वाला है। ठीक है लगाई साहब, कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो पाकिस्तान भी पहुंच चुका है। 2 केसेस रिपोर्ट हुए और ज़ाहिर जो बंदा बाहर से आया था उसको क्वारंटीन किया गया था ओमिक्रॉन, वो आइसोलेशन से भाग गया, खैर उसको दोबारा पकड़ के मतलब लोग खुद क्यों नहीं ख्याल करते इन चीज़ों का। अगर आपके अंदर ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई है तो आप 14 दिन क्वारंटीन। मेरे अंदर तस्दीक नहीं हुई है। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। जब कोई टेस्ट करना चाहे टेस्ट भी कर ले, लेकिन आप वैसे मज़ाक में बात कर रहा हूँ तो ये तो लोगों को खुद सोचना चाहिए। अगर किसी का इस तरह का पॉजिटिव आया है और अगर कोई अलामतें भी उसको ज़ाहिर नहीं हो रही हैं, वो समझता है मुझे खामखा बांध दिया गया है, तो इस तरह की चीज़ को आपको अपने ऊपर एक अपनी ज़ात पर एक जबर करके और एक सब्र करके आपने वो दिन गुजारने हैं ताकि ये बीमारी का फैलाव ना हो। जो शख्स भाग कर गया उसने तो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। और चूँकि इस वक्त ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि अगर कोई अपनी इलाज कराने से भाग जाए तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ज़ाहिर कार्रवाई भी हो सकती थी। हो सकता है कि इसमें कोई ज़ाब्ते वगैरह मौजूद हों, तो लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ और इस मर्ज़ का फैलना बहुत तकलीफ दे होगा। अच्छा, असद उमर साहब ये कहते हैं कि जब से ओमिक्रॉन फैला है ना, अब वैक्सीनेशन की ज़रूरत बढ़ गई है। जगह जगह लगाई साहब अभी तो जितनी भी लैब्स हैं वहाँ पर फाइज़र की फ्री डोज भी लग रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो बेसिक डोजेस थे वो ही नहीं लगवाई, तो ये फाइज़र की तीसरी डोज कोई क्यों लगवाएगा? मुझे बहुत अफसोस होता है इन बातों का, जब लोग जो हैं मेरे बहुत करीबी अजीज़ वो इस बात को हकीकत ही नहीं मानते। वो कहते हैं है ही नहीं, हकीकी नहीं है ये, और ये तो कोई वायरस ही नहीं है, ये खामखा हुकूमतों का किया हुआ है, ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है, ये सब गलत है, सब बकवास है, सब झूठ है। और बाज़ लोगों का तो मैंने जबरन करवाया है, जाकर बिल्कुल ज़बरदस्ती की है अपने अजीज़ों में कि भाई ये तो कराना ही कराना है, आपको कुछ है या नहीं है, लेकिन आपने इसका जो है वो वैक्सीनेशन करानी है। हमारे यहाँ लोगों के अंदर जो मेरे ख्याल में जहालत है, पसमानदगी है। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो तालीम याफ्ता हैं, बाकायदा तालीम याफ्ता हैं, जो ग्रेजुएट से भी बढ़कर तालीम याफ्ता है, वो भी कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, मुल्क भर में गैस का बहरान शदीद तर हो गया है और लोग जो हैं वो महंगी LPG ख़रीदने पर मजबूर हो गए हैं। ज़ाहिर हर बंदा तो सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लेकिन गैस तो आती ही नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसा साल आया है हमारे लिए, हमारी कौमी ज़िंदगी में, जो बहुत तकलीफ़ दे है। आपको पता है कि जब उसका नागा होता है, कब होता है? 7:30 से 9:30 के दरमियान। ये डिफेंस के कई इलाकों में मुझे वहाँ शिकायत आई है। 9:30 से 10:30 के दरमियान, 1 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान, और रात को भी ऐसे ही 7-8 से लेकर 9-10 बजे तक ये नागा होता है। ये नागा होता है रोटी पका, नाश्ता बनाने, दोपहर का खाना बनाने, रात का खाना बनाने के औकात में नागा होता है। तो लोग किस तरह खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह कहा था कि उन टाइमिंग्स में तो गैस देंगे, नहीं, उन टाइमिंग में गैस बिल्कुल टोटल ऑफ होती है। अगर किसी ने खाना बनाना है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, तो वो 7:30 से पहले 1.5-2 घंटे पहले उठ जाए अगर गैस आ रही है। और गैस बहुत ही, मैंने पहली दफ़ा देखा है कराची के अंदर कि गैस भी चल रही है और उसके साथ लकड़ियाँ भी लगी हुई हैं, और गैस और लकड़ियाँ मिलजुल कर वो चूल्हे का काम कर रही हैं और इस तरह से खाना पकाया जा रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग जहाँ गैस का चूल्हा जल रहा है वहाँ 2-3 लकड़ियाँ भी रख दी हैं, चलें भी आग ज़रा कुछ उसकी हो और कुछ लकड़ियों की आग हो, इस तरह से जले। ये फिर हादसात होंगे, हादसात होंगे तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? ये हुकूमत ने लोगों को इस हाल तक, और ये दूसरों की गवर्नेंस पर तनकीद करते हैं, अपना इनका ये हाल है कि पाकिस्तान को कहाँ तक ले गए हैं। ठीक है लगाई साहब, हमें ब्रेक लेनी है और नाज़रीन ब्रेक आएंगे तो कुछ बात करेंगे। मुल्क भर में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है और चारों जो सूबे हैं उन्होंने अपने अपने ऐलानात किए हैं। इस पर बात करने के लिए शहला कासिम साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, नमल यूनिवर्सिटी की टीचर हैं, उनसे इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है और चारों सूबों ने अपनी अपनी तातीलात का अलग अलग से ऐलान किया है क्योंकि NCOC ने छुट्टियों का इख्तियार सूबों को दे दिया था। शहला कासिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नमल यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। शहला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शहला साहिबा, पिछले 1.5-2 साल से वैसे ही तालीमी इदारे बंद थे ज़ाहिर कोरोना की वजह से, तो बच्चों का बड़ा नुकसान हुआ है। तो अभी क्या छुट्टियाँ देना लाजमी था? क्या इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि छुट्टियाँ देना ज़रूरी है, या फिर आप ये समझती हैं कि छुट्टियां ना दी जाती और तालीमी सिलसिला इसी तरह से जारी रहता? नहीं, एक्चुअली मेरे ख्याल में कि ये छुट्टियां देना लाजमी है, क्योंकि आपने देखा है अभी नज़ीर साहब ने बताया कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, ये मौजूद है और फिर लोग बहुत ज़्यादा वो वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जा रहे। तो एक मेरे ख्याल में ये हमें लाजमी देखना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सर्दी होगी और बच्चे छोटे हैं वो इफ़ेक्ट होंगे सर्दी से, सर्दी की लहर से। और आजकल आप देखें कराची में भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आई थिंक छुट्टियाँ लेना तो बनता है, क्योंकि समर वेकेशन भी देखी जाए और बच्चों को गैप चाहिए होता है। अभी मिड्स हुए हैं, मिड्स के बाद थोड़ा सा तो उनको बनता है कि उनको थोड़ा माइंड रिलैक्सेशन के लिए उनको गैप चाहिए, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए शायला, ये तो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के लेवल के बच्चे हैं, वो तो अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, वो सर्दी से बचाव भी कर सकते हैं। लेकिन 1.5-2 साल तक तकरीबन ये जो है तालीमी अमल मुअत्तल रहा है। अब तो एक मौका है कि वो बच्चे जो बड़ी स्कूलों के हैं वो आएँ अपने इदारों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में और तालीम हासिल करें। क्या ऐसा हो नहीं सकता? जी सर, ऐसा हो सकता है। ऐसा अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई भी छुट्टियां नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी ने कोई भी विंटर वेकेशन के लिए कोई भी ब्रेक या इस तरह का कोई स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया, बल्कि हमारे तो पेपर्स अभी हो रहे हैं। अभी जो हमारा एंड सेमेस्टर है वो इंशाअल्लाह ताला इन द बिगिनिंग ऑफ द जनवरी होगा और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ अपने पेपर्स ले रही हैं और यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई विंटर वेकेशन का स्केड्यूल नहीं है। हाँ, छोटे बच्चों के लिए है और मेरे ख्याल में उनको एंजॉय भी करना चाहिए। सही। अच्छा, लेकिन शैला साहब, एक हफ्ते की अच्छा, एक कन्फ्यूजन क्यों थी? पहले कहा गया 1 महीने की छुट्टियां हो रही हैं, फिर कहा गया कि 1 दिसंबर से छुट्टियां हो रही हैं, फिर 20-21 दिसंबर का कहा गया, अब जनवरी में चली गई और अब तमाम सूबे अपने अपने हिसाब से छुट्टियां दे रहे हैं। तो ये इतनी कन्फ्यूजन फैलाने की क्या वजह थी? देखिए, सेंट गवर्नमेंट ने तो शुरू से जो फॉलो करते आ रहे हैं वो तो मेरे ख्याल में उसी को फॉलो कर लिया। उन्होंने कोई भी इसमें चेंज नहीं किया। उन्होंने 20th से बोला और 20th से ही वो लेकर चल रहे हैं। हाँ, इसी तरह से ही है। और जहाँ तक रहा सवाल पंजाब गवर्नमेंट का, तो एक मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि ताकि बच्चों पे या जो भी हमारे टीनएजर्स हैं उनको वैक्सीन के लिए वो लेकर जाएं कि आप प्लीज़ वैक्सीन करवाएं और वैक्सीनेशन कार्ड छुट्टी में दी जाती हैं तो डेफिनेटली फिर बच्चे वो वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जाएंगे और अपने हैंग आउट्स में और उसको एंजॉय करने में लग जाएंगे। एक तो वो पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस वजह से, और दूसरा अगर देखा जाए तो जनवरी में पंजाब में बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड दिसंबर से ज़्यादा जनवरी में होती है, क्योंकि रेनी सीजन भी स्टार्ट हो जाता है उनका। तो शायद इस वजह से भी उन्होंने उनको आगे पोस्टपोन कर दिया, जबकि सिंध में इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आप देखें तो दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में ही हल्की फुल्की सी सर्दी रहती है, वो भी अगर कोयटा की तरफ से सर्द हवाएं आए तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। जबकि डेफिनेटली पंजाब तो है ही सर्द एरिया ना हमारा, तो वहाँ पर उन्होंने इसलिए प्रोलॉन्ग करके उसको रीस्केड्यूल करके आगे कर दिया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका शहला कासिम साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थे। मैं चाहूँगी कि आप भी इसके ऊपर कमेंट कर दें। आप समझते हैं कि ये छुट्टियाँ देना ज़रूरी था और देनी चाहिए थी? ज़ाहिर है बाज़ इलाकों में जैसे ये बता रही थी शहला कासिम के जो मौसम है उसके सबब सिंध की बात उन्होंने की है कि यहाँ मौसम शदीद नहीं है। मेरे ख्याल में कराची शहर में तो मौसम शदीद नहीं है, अभी शिद्दत 1-8 दिन से आई है। लेकिन जो देही सिंध के इलाके हैं, देही भी नहीं शहरी भी हैं, नवाबशाह शहर है और जैकोबाद शहर है, वहाँ पर भी जो दीगर इलाके हैं, दीगर अजला हैं सिंध के, कराची के अलावा जो दीगर शहर और देहात हैं, वहाँ पर सर्दी बहुत शदीद किस्म की आ भी रही है और है भी। और अभी जो लहर आ रही है वो 26 तारीख से ऐसी ख़तरनाक लहर आ रही है जिसने पिछले 50-52 साल के रिकॉर्ड तोड़ डालने हैं।
और ये पहले से वार्निंग आ रही है कि इतनी आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा गर्म कपड़ों का कि जो आपको पिछले 50 साल में ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इतनी शदीद सर्दी आ रही है। साइबेरिया से हवाएं चली हैं, वो साइबेरिया से सेंट्रल एशिया में आएंगी, सेंट्रल एशिया से अफ़गानिस्तान में आएंगी। अफ़गानिस्तान में कंधार, हम कहते हैं कि कंधार की हवा चल रही है, फिर हम कहते हैं कि जनाब ये कोयटा की हवा चल रही है, फिर हम कहते हैं कि जनाब ये जो एक हमारे यहाँ कराची जब पहुँचे तो बम्बई वाले कहते हैं ये कराची की हवा चल रही है। तो ये जो वेव्स हैं साइबेरिया से आती हैं, और इस दफ़ा साइबेरिया का इस वक्त का दर्जा हरारत -32 के करीब पहुंच चुका है, और अब ये बढ़ने वाला है, और -50 तक जाते ही तो बिल्कुल ऐसा सर्द मौत लोगों का इंतज़ार करती है इस मौसम के अंदर। और इस बार ये सारे का सारा रीजन जो है जो उसकी लपेट में आता है साइबेरिया की हवाओं के, बम्बई तक चला जाएगा, वो मौजूद होगा। सही है। चलो गाइस साहब, वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो भी अपनी ओडीआई सीरीज़ अब ज़ाहिर नहीं होगी क्योंकि उनके भी 6 खिलाड़ियों में कोरोना हो गया था, तो इट मीन्स कि कोरोना भी मौजूद है, तो हमें ख्याल इस चीज़ का रखना। कोरोना भी मौजूद है, सर्दियाँ भी मौजूद हैं, और हमें अपना ख्याल भी करना है, बच्चों का ख्याल भी करना है, सारे लोगों का ख्याल करना है। ज़िंदगी बहुत है, आप अपने हाथ से, अपनी ज़ात से अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों की ज़िंदगी को कोई नुकसान ना होने दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।